नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र सीरीज में मध्यकालीन इतिहास का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें आज जो है फिलहाल इस लेक्चर में मध्यकालीन इतिहास जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिख संप्रदाय, मराठा साम्राज्य और साथ ही साथ मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिख संप्रदाय के बारे में। इसके पहले कि हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ें, आप लोग यहाँ पर देखिए सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु हुए थे और इनके नाम है क्रमशः गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, चौथे गुरु थे रामदास, पाँचवें गुरु थे अर्जुन देव, छठवें गुरु थे हरगोविंद, सातवें गुरु थे हरराय, आठवें गुरु थे हरकिशन, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर थे और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। और तब तक अगर लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ए गुरु रामदास, बी गुरु अमरदास, सी गुरु हरराय या फिर डी गुरु अंगद। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गुरु नानक ने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और लहना जो है वह आगे चल करके गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। गुरु नानक का जन्म जो है वह 1469 में तलवंडी पंजाब में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है और ये सिखों के पहले गुरु थे और इन्हीं के द्वारा नानक पंथ चलाया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? ए गुरु नानक, बी गुरु अमरदास, सी गुरु रामदास या डी गुरु अंगद। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। सिखों के दूसरे गुरु लहना या फिर गुरु अंगद ने गुरुमुखी को प्रारंभ किया, जिसका शाब्दिक अर्थ पंजाबी भाषा में होता है गुरु के मुख से। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पूछा जा रहा है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। ए गुरु नानक ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु तेग बहादुर ने, डी गुरु रामदास ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास के द्वारा। ये कौन से गुरु थे? सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास, तीसरे गुरु थे अमरदास और पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। तो ठीक है, तो देखिए सिखों के चौथे गुरु रामदास को अकबर के द्वारा 500 बीघे की भूमि प्रदान की गई थी दान स्वरूप और इसी भूमि पर एक प्राकृतिक तालाब भी था। इसी भूमि पर बसाया गया अमृतसर शहर और प्रारंभ में अमृत शहर का नाम जो था वह था रामदासपुर, जो कि आगे चल करके यहाँ पर खुदे हुए तालाब के नाम पर अमृतसर पड़ गया था। गुरु रामदास की पत्नी का नाम बीबी भानी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघे जमीन दी थी? तो यह दी थी सिखों के पांचवें गुरु गुरु रामदास को, जिस पर अमृतसर शहर जो है बसाया गया है। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है, वह सही सुमेलित है? ए गुरु अमरदास, मीरी और पीरी, बी गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ, सी गुरु रामदास दल खालसा, डी गुरु गोविंद सिंह मनजी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव का संबंध आदि ग्रंथ से है। इनके द्वारा ही आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया गया था और इस आदि ग्रंथ में जो है देखिए यहाँ पर सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव तथा रैदास आदि की रचनाएं और उपदेशों को समाहित किया गया था। आरंभिक रचनाओं की बात करें तो आदि ग्रंथ में जो सबसे पहले की रचनाएं हैं उनमें बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं शामिल की गई हैं और आदि ग्रंथ के अंतिम रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो ये सिखों के अंतिम सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर अपने मूल प्रश्न पर आते हैं और बात करते हैं इसके विभिन्न विकल्पों के बारे में। देखिए, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अमरदास जो कि सिखों के तीसरे गुरु थे, ठीक है,
इन्होंने पूरे सिख धार्मिक साम्राज्य को 22 मनजियों या गद्दियों में बांट दिया था और प्रत्येक मनजी या गद्दी का एक सिख अधिकारी, या फिर यूँ कहें तो प्रत्येक मनजी को एक सिख के अधिकार में रख दिया गया था। ठीक है। वहीं दल खालसा की स्थापना जो है कर्पूर सिंह के द्वारा की गई थी। तो मीरी और पीरी, जिसमें मीरी का शाब्दिक अर्थ सांसारिक होता है और पीरी का शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्मिक प्रभुत्व। ठीक है। तो मीरी और पीरी, इनका संबंध सिखों के कौन से गुरु, छठवें गुरु गुरु हरगोविंद से है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। ए गुरु हरगोविंद ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, या फिर डी गुरु तेग बहादुर ने। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की धन एवं आशीर्वाद स्वरूप सहायता की थी, जिससे रुष्ट होकर के जहांगीर ने उन पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था, जिसे देने से गुरु ने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप गुरु अर्जुन देव को बंदी बना लिया गया। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को बंदी बना करके कठोर यातनाएं दी गई और अंततोगत्वा इनको मृत्युदंड दे दिया। शहजादे खुसरो ने किस वर्ष विद्रोह किया था बताइए। तो शहजादे खुसरो ने जहांगीर के गद्दी के बैठते ही तत्काल बाद वर्ष 1606 में विद्रोह कर दिया था। इसके बारे में हमने मुगल काल में पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और बात करते हैं यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उसके बारे में। बताइए आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था। तो यह हमने देख लिया है कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था और इनका जो समय था वह था 1581 से लेकर के 1606 तक का। 1606 में इनको जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया था शहजादे खुसरो को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। पहला गुरु अंगद, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु हरगोविंद, चौथा गुरु तेग बहादुर। सही उत्तर का चयन निम्नलिखित कूट से कीजिए। ए 2 और 4, बी 2 और 3, सी 1 तथा 3 और डी 1 और 2। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 2 और 4, यानी कि गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। देखिए गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था, जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, इनको मृत्युदंड दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। फिलहाल आइए देखिए यहाँ पर डिटेल थोड़ी थोड़ी दी है, इसको डिस्कस करते हैं। गुरु अर्जुन देव, इनका समय था 1581 से 1606 तक। सिखों के ये 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर जब उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था तो रास्ते में तरन तारण नामक स्थान पर इसने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव से भेंट की थी। गुरु ने उसकी यथाशक्ति पूरी सहायता की, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 में षड्यंत्र का आरोप लगा करके इनको मृत्युदंड दे दिया। नेक्स्ट गुरु तेग बहादुर के बारे में, यानी कि सिखों के 9वें गुरु के बारे में बात करते हैं। इनका समय था 1664 से 1675 ईस्वी तक का। औरंगजेब से इन्हें शत्रुता जो है वह विरासत में ही मिली थी। गुरु औरंगजेब के काल से, गुरु अर्जुन देव के समय से ही मुगलों और सिखों में जो है वह शत्रुता जो है वह चरम पर पहुंच चुकी थी और बढ़ती जा रही थी। तो विरासत स्वरूप गुरु तेग बहादुर को भी यह शत्रुता प्राप्त हुई। ठीक है। तो औरंगजेब चूँकि धार्मिक रूप से अत्यधिक कट्टर था, तो उसकी कट्टरता को तत्कालीन सिखों की बगावत का एक कारण माना गया और परिणाम स्वरूप गुरु की हत्या करवा दी गई। 1675 में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया था विद्रोह के परिणाम स्वरूप। ठीक है। नेक्स्ट, उतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, कभी प्रश्न उतना डीप से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपको चौराहों पे बैठ के चर्चा करनी हो तो आसानी से आप और अधिक डीप में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। फिलहाल फोकस जो है वह आपका हमारा प्रीलिम्स पे है, उस पर फोकस बनाइए। नेक्स्ट, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है।
ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु रामदेव या डी गुरु अंगद देव। तो किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर बी के लिए, गुरु तेग बहादुर को इसने 1675 ईस्वी में मृत्युदंड की सजा दे दी थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? ए रूपकुंड, बी हेमकुंड, सी ताराकुंड या डी ब्रह्म कुंड। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेमकुंड साहिब, या यूँ कहिए तो हेमकुंड जो है वह एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जो कि चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ए नानक, बी तेग बहादुर, सी हरगोविंद या डी गोविंद सिंह। चलिए देखिए, पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वह हुई थी नांदेड़, महाराष्ट्र में। ठीक है, इनका जन्म 1666 में पटना, बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हुआ था। नेक्स्ट, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो अभी हमने देखा, सिखों के 10वें गुरु की मृत्यु 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में हो गई थी और इसीलिए यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है हजूर साहिब। ठीक है, नांदेड़ गुरुद्वारा या हजूर साहिब गुरुद्वारा। देखिए, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह को नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहीं पर उनकी समाधि स्थल है जिसको हजूर साहिब गुरुद्वारा या फिर नांदेड़ गुरुद्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, बी वह सिख राज्य के संस्थापक थे, सी उन्होंने सिखों को शांतप्रिय लोग बनाया या डी उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। गुरु गोविंद सिंह की महानता जो है इस कारण अधिक बढ़ गई क्योंकि उन्होंने सिखों के अंतर्गत सैनिक व्यवस्था का गठन किया और खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए, दल खालसा अलग है, उसके लिए जाने जाते हैं कर्पूरी सिंह, जबकि खालसा पंथ की स्थापना जो है वह की थी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, इन्होंने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था और संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा और यह आदेश दिया कि प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह की उपाधि प्रत्येक सिख के द्वारा अपने नाम के आगे सिंह की उपाधि लगाया जाए और प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा रखने का भी आदेश दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो यह किया गया था सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? ए 150, बी 300, सी 200 या डी 400। देखिए, खालसा पंथ की शुरुआत 1699 में हुई थी। 1600 यानी 1700 ले लीजिए, 1700 और 300 2000 आ गया, 2021 चल रहा है, तो निकटतम जो उत्तर है वह है 300। ठीक है, तो खालसा पंथ की शुरुआत जो है वह 300 वर्ष पूर्व लगभग हो गई थी। देखिए, खालसा पंथ की स्थापना सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह की उपाधि लगाने का आदेश दिया। साथ ही साथ प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने का भी आदेश दिया। नेक्स्ट, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु थे तो यह थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, बंदा बहादुर का मूल नाम था? ए महेश दास, बी लच्छन देव, सी द्वारका दास या डी हरनाम दास।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बंदा बहादुर का मूल नाम जो था वह लक्ष्मण देव या फिर लच्छन देव था। लक्ष्मण या फिर लच्छन देव को बंदा बहादुर उपनाम जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं मराठा राज्य और संघ के बारे में बात करते हैं और चलते हैं सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ। यह कुछ एक्सप्लेनेशन खैर इसके बारे में भी प्रश्न में ही आ जाएगा, वहीं पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न पर बढ़ें उसके पहले लाइक नहीं किया हो तो करते चलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर नहीं किया हो तो कर लिया करो यार। चलो, यहाँ पूछा जा रहा है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। ए धार्मिक चेतना, बी भौगोलिक सुरक्षा, सी राजनीतिक जागृति, डी उच्च नेतृत्व शक्ति या ई उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, सभी के सभी जो है वह मराठा उत्कर्ष या फिर मराठों के उत्कर्ष के कारण है। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और साथ ही साथ मराठों का नेतृत्व करने वाले महान शासकों की। देखिए यहाँ पर मराठा के उत्कर्ष, ये देखिए मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य नहीं था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार जो है वह महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक बनी और साथ ही साथ इसको महान नेतृत्व भी प्रदान हुआ शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं का। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ के मराठी जो संत थे उनका भी भरपूर योगदान मिला इस मराठा उत्कर्ष के या फिर इस मराठा उत्कर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक मैप दिया हुआ, ये सिंपल था, ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल हो जाता है। वर्तमान में थोड़ा सा राजस्थान गया, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, फिर इधर से एमपी गया और एमपी छत्तीसगढ़ पहुँचे और इधर से चले आए यहाँ पर, फिर यहाँ पे ये जो इतना पूरा राज्य है गुजरात के आसपास का, इनको सबको याद कर लीजिए। ये संपूर्ण क्षेत्र जो है वह मराठा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, बस मैप इसलिए दिखा रहा हूँ, फिलहाल आजकल मैप से संबंधित प्रश्न कम ही आते हैं, बस देख लीजिए ताकि आपको कभी पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था तो आपके दिमाग में एक बार मैप जो है वह क्लिक कर जाए। ठीक है, फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। ए पुरंदर, बी रायगढ़, सी सलाहार या फिर डी शिवनेर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी ने मुगलों को जो है सलाहार के युद्ध में हराया था। यह युद्ध 1672 ईस्वी में लड़ा गया था। शिवाजी का जन्म 1627 या 30 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और इन्हें जो है छत्रपति की उपाधि दी गई। आगे चल करके 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ए 1626-1675, बी 1625-1671, सी 1627-1661 या डी 1627-1674। तो इनका जन्म 1627 या 1630 में हुआ था और इन्होंने छत्रपति की उपाधि जो है वर्ष 1674 में धारण की थी। नेक्स्ट, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। ए इनायत खां, बी अफजल खां, सी शाइस्ता खां या फिर डी सैयद खां। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। हालांकि शिवाजी ने चतुराई पूर्वक उसकी हत्या या उसका वध जो है वह कर दिया था। ठीक है, हुआ क्या था ना कि जब बीजापुर जो है वह मुगलों के अधीन चला गया था तो मुगल बादशाह ने आदेश जारी किया कि भैया आपने जो क्षेत्र मराठों को दे लिए हैं वो उनसे वापस ले लो।
ठीक है। तो अब बीजापुर के ऊपर दबाव था, बीजापुर ने के सुल्तान ने जो है अपने एक अनुभवी योद्धा अफजल खां को भेजा कि जाए और शिवाजी से उन क्षेत्रों को वापस लेकर के आए, लेकिन शिवाजी ने उसकी हत्या या उसका वध कर दिया। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ए ग्वालियर, बी आगरा, सी दिल्ली या डी कानपुर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी आगरा। हुआ क्या था ना कि देखिए 1665 में जब पुरंदर की संधि हुई थी, अभी आएगी, ठीक है। तो 1665 में जब पुरंदर की संधि हुई थी तो उसके बाद औरंगजेब को क्या कहते हैं, शिवाजी को ना अपने कई किले और साथ ही साथ 4 लाख हूण जो उस समय की मुद्रा थी वह सब कुछ जो है औरंगजेब को देना पड़ा था, ठीक। तो इस संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी के पास मात्र 12 किले रह गए थे और इनको जो है इन 12 किलों से 1 लाख की हूण राशि प्राप्त होती थी, ठीक। अब शिवाजी को कुछ सहायता चाहिए थी बीजापुर के खिलाफ औरंगजेब की, लेकिन औरंगजेब ने यह सहायता नहीं दी। तो जो पुरंदर की संधि करवाने वाले राजा थे ना, क्या नाम था उनका, जय सिंह नाम था ना शायद, अभी राजा का नाम आएगा आगे तो देखते हैं। तो उनके कहने पर जो है शिवाजी चले गए व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए औरंगजेब से, और वहीं पर इनका औरंगजेब से विवाद हो गया और इनको तत्काल जो है वह बंदी बना लिया गया। अब जबकि इनको बंदी बना लिया गया तो इनको भागना भी तो था, तो इन्होंने 1 वर्ष बाद यानी कि 1666 में यह भाग निकले वहाँ से औरंगजेब की कैद से, ठीक है। इनको जो है आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद रखा गया था और वहीं पुरंदर की संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब के पास भेजा जाना था या फिर मुगल दरबार में भेजा जाना था और इनको 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया था, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, शिवाजी की राजधानी क्या है ना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है अभी प्रीलिम्स में, इसलिए चीज़ें आपको थोड़ा सा उतना ही बताई जा रही जितना प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ पर आवश्यक होगा वहाँ पर ज़रूर सारी चीज़ें डिटेल से आपको बताई भी जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? ए रायगढ़, बी सतारा, सी पुरंदर, डी तंजौर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी की जो राजधानी थी वह थी रायगढ़। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और रायगढ़ को अपनी राजधानी घोषित किया था और इनका राज्याभिषेक किया था बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने, ठीक है। और इन्होंने ही शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था, ठीक। राज्याभिषेक का अर्थ क्या हो गया? अब यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करेंगे, न कि जागीरदार के रूप में। नेक्स्ट, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी हमने देखा यह रायगढ़ में थी। इनका 1674 में बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक किया गया था, जिसके बाद ही शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और इनको क्षत्रिय घोषित किया गया था। नेक्स्ट, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इनकी राजधानी रायगढ़ में। नेक्स्ट, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? ए रामदास, बी तुकाराम, सी वामन पंडित या डी गंगा भट्ट या गाग भट्ट। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए समर्थ रामदास या फिर रामदास। मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था कि जो मराठा संत थे उनका जो है मराठा साम्राज्य के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। ये जगह जगह जाते थे, घूमते थे, फिरते थे और प्रचार प्रसार भी करते थे। देखिए यहाँ पर शिवाजी के गुरु रामदास थे, इनको समर्थ रामदास भी कहा जाता था। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है दास बोध। समर्थ रामदास या रामदास ने 12 वर्ष तक पूरे संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था और बस इतना ही है इनके बारे में जानकारी, ठीक है। दास बोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, ठीक है। बस ये जान लीजिए। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, चाकन के किले पर विजय। दूसरा, अफजल खां का प्रकरण। तीसरा, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और चौथा, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। ए
1 3 2 4, बी 1 2 3 4, सी 2 4 3 1 या डी 2 3 1 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1 3 2 4। पहले चाकन के किले पर विजय प्राप्त की, उसके बाद मुगलों से मतभेद शुरू हो गया, बाद में औरंगजेब ने भेजा बीजापुर को सहेजा, बीजापुर ने अफजल खां को भेजा, और आगे चल करके जब इनका राज्याभिषेक हो गया तो इसके बाद इन्होंने सूरत पर आक्रमण भी किया और सूरत को लूटा भी। राज्याभिषेक नहीं, राज्याभिषेक के पहले ही। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर छत्रपति शिवाजी से संबंधित इन घटनाओं को व्यवस्थित कालक्रम के अनुसार सबसे पहले चाकन के किले पर 1648 में विजय प्राप्त की, मुगलों से 1657 के आसपास मतभेद का प्रारंभ हो गया, अफजल खां का प्रकरण 1648 का है और सूरत पर आक्रमण तथा उसको लूटने का कार्य इनके द्वारा 1664 में किया गया था। यहाँ पर देखिए, चाकन के किले पर विजय के बाद अफजल खां का प्रकरण हुआ, यानी कि तीसरा वाला, फिर 1657 में मुगलों से मतभेद हुआ और आगे चल करके 1664 में इन्होंने सूरत पर आक्रमण किया और सूरत को लूटा। राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। ठीक है, नेक्स्ट, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, ए गुप्त प्रशासन में, बी चोल प्रशासन में, सी विजयनगर प्रशासन में या डी मराठा प्रशासन में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद थी वह मराठा प्रशासन में शामिल थी। देखिए, शिवाजी के राज्य में प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी और ये सचिव के रूप में कार्य करते थे। देखिए, ये सभी जो है ना शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना होता था, यह किसी प्रकार के भी मंत्री नहीं थे। ठीक है, कि हाँ जैसे वर्तमान के मंत्री हैं या जो वर्तमान का मंत्रिमंडल है उस प्रकार कार्य करते थे, तो नहीं, वर्तमान का जैसे कैबिनेट सेक्रेटरीट है यह उस प्रकार से कार्य करते थे और इनका काम सिर्फ और सिर्फ सलाह देना होता था अपने अपने विषयों से संबंधित राजा को, और राजा सलाह मान भी सकता था और राजा सलाह नहीं भी मान सकता था। ठीक है, तो फिलहाल इन अष्टप्रधानों में शामिल थे पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। ठीक है, और इनकी नियुक्ति भी राजा के द्वारा ही होती थी। फिलहाल पेशवा जो है वह राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य या जिसे मजमुआदार भी कहते थे, यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वाकिया नवीस या जिसे मंत्री कहा जाता था वह राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। चौथा, वाकिया नवीस या मंत्री आप वर्तमान के पीएमओ से कर सकते हैं, या फिर आप स्टेट की बात करें तो जो सीएमओ ऑफिस है, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, वह उस प्रकार का कार्य जो कि चीफ मिनिस्टर के दिन प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल करता है, कि या दिन प्रतिदिन के कार्यों का निगरानी रखता है या उनका शेड्यूल बनाता है, वह कार्य उस समय वाकिया नवीस या फिर मंत्री किया करते थे। ठीक है, वहीं सचिव अथवा इसको बोला जाता था सुरनवीस। ठीक है, तो सचिव या वाकिया नवीस अलग है और सुरनवीस अलग है। ठीक है, सचिव अथवा सुरनवीस का काम राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना होता था। सुमंत या दबीर जो है यह विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर ए नौबत जो है यह सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव जो है विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों के दायित्वों को निभाता था। और न्यायाधीश जो है न्यायाधीश ही था। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो यह सहायता करती थी शिवाजी के राज्य के प्रबंधन में। अकबर के दरबार में तो 9 रत्न थे। नेक्स्ट, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, तो मजूमदार भी थे, दबीर भी थे, वाकिया नवीस भी था, सुरनवीस भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 1 2 3 4। मजूमदार का कार्य क्या होता था? मजूमदार या फिर अमात्य होता था, इसको वित्त या राजस्व मंत्री कहा जाता था। दबीर या सुमंत जो कि विदेश मंत्री होता था।
वाकियानवीस या मंत्री जो कि राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सुरनवीस या फिर सचिव जो कि राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। ठीक, चलिए फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबद्ध था, तो यह संबंध था सर नौबत किससे संबंधित था? सैन्य प्रशासन से। सेनापति या फिर सर ए नौबत का कार्य होता था सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का सैनिक व्यवस्थाओं से संबंधित प्रबंध करना, जिस प्रकार से मुगलों में मीर बख्शी था। ठीक है, नेक्स्ट, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, तो विदेशी मामलों की देखरेख अष्टप्रधान में करता था सुबंत या दबीर। इसको विदेश मंत्री भी बोला जाता है वर्तमान के। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, तो यह कहा जाता था सुबंत या दबीर को विदेश मंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो शिवाजी के राज्य के प्रबंधन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो है वह सहायता करती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि कथन ए है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, और कारण आर बताया जा रहा है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही परंतु आर गलत है, और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए सही परंतु आर गलत है। बोला गया था ना आपसे कि यह जो है सचिव के रूप में कार्य करते थे, किसी प्रकार का स्वतंत्र प्रभार नहीं था कि आप अपनी मनमानी निर्णय लीजिए, आप सलाह दीजिए, निर्णय जो है वह राजा ही लेगा, आप सचिव हो, मंत्री नहीं हो। ठीक, तो बस इतनी सी बात है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से बताया गया है। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? ए रुपया, बी लारी, सी टंका या डी रूका। बताइए कौन सी रजत मुद्रा नहीं थी? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, रूका जो है वह शिवाजी के शासनकाल में तांबे की मुद्रा हुआ करती थी, न कि रजत मुद्रा, जबकि रुपया, लारी और टका यह सभी जो है यह छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। और तांबे की मुद्रा का क्या नाम था? तो रूका। तांबे की मुद्रा रूका, टका, रुपया और लारी यह तीनों रजत मुद्राएं थी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ए राजाराम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी गंगाबाई या डी नानाजी देशमुख। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया था। इनकी जो प्रमुख उपलब्धि थी वह थी मुगलों के साथ स्थायी समझौता। देखिए यहाँ पर संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बाजीराव ने सरल और कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया और नवंबर 1713 केवल बालाजी तथा उसके परिवार ही नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जाति के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता जो है वह छत्रपति के हाथों से निकल करके पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह थी मुगलों तथा मराठों के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्रों की विधिवत व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला बाजीराव, दूसरा बालाजी बाजीराव, तीसरा बालाजी विश्वनाथ और चौथा माधव राव। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कूट है ए 4 3 1 2, बी 1 2 3 4, सी 3 1 2 4 या डी 2 1 3 4। चलिए
आपको पहले ही बताया गया, बालाजी विश्वनाथ, ठीक, ये बने थे पेशवा। यहाँ देखिए बालाजी, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 3 1 2 4। पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर बाजीराव, उसके बाद माधव राव। आइए इनका समय काल देखते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देखिए बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच था। 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े बेटे बाजीराव प्रथम को अपना पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक का था। आगे चल कर के बालाजी बाजीराव की 1740 में मृत्यु हो गई, तो इसकी मृत्यु के पश्चात बाजीराव जो है वह पेशवा बना। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद बाजीराव पेशवा बना था, ठीक है। और 1761 तक बाजीराव ही पेशवा बना रहा। फिर माधवराव का समय आया 1761 से 1772 ईस्वी तक, ठीक है। नीचे फिर वही कालक्रम लगाना है। पहला छत्रपति साहू जी, दूसरा राजा राम, तीसरा संभाजी और चौथा शिवाजी द्वितीय। कूट है ए 3 2 1 4, बी 3 2 4 1, सी 2 3 1 4 या डी 1 2 3 4। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 3 2 4 1। पहले संभाजी, फिर राजा राम, फिर शिवजी द्वितीय और उसके बाद छत्रपति साहू जी। ये जो है छत्रपति थे या फिर यूँ कह लीजिए तो राजा थे, जबकि इसके पहले वाला जो कालक्रम हमने लगाया वह पेशवाओं का लगाया था। देखिए संभाजी का समय था 1680 से 1689 तक। यह छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। उसके बाद राजा राम का समय आया 1689 से 1700 तक का, और ये शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। उसके बाद समय आता है शिवाजी द्वितीय का, जिनका शासन वर्ष रहा 1700 से 1708 तक का। ये राजा राम के पुत्र थे। और उसके बाद समय आया छत्रपति साहू जी का। इनका समय काल रहा 1708 से 1749 तक का, और ये संभाजी के बेटे थे, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा इनका काल क्रम। आइए फिलहाल अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ कथन और कारण के रूप में प्रश्न है, जिसमें पूछा कथन ए है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण आर है कि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है, और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दो के दोनों ही सही हैं, और कारण जो है वह कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए 1740 में जब बाजीराव की मृत्यु हो गई तो साहू जी ने बालाजी बाजीराव को अपना पेशवा पद पर नियुक्त किया, ठीक। बालाजी बाजीराव के समय तक जो पेशवा का पद था वह भी पैतृक बन गया, और इसके पूर्व ही जो शक्ति थी वह छत्रपति के हाथों में केंद्रित न होकर के पेशवा के हाथों में आ चुकी थी, ठीक है, व्यवहारिक रूप से। लेकिन अब 1750 में हुई संगोला की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया अब पूरी हो गई, और इस संगोला की संधि के पश्चात मराठा जो राजा था वह केवल नाम मात्र के राजा रह गया और महलों का महापौर बन गया। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया, ठीक। और इसी कारण जो कथन और कारण था वह दोनों ही सही था। नेक्स्ट, यह भी कथन और कारण के रूप में प्रश्न है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा कथन ए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। कारण आर है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। कूट है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए सही, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है, और डी ए गलत परंतु आर सही है।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है कि मुगल साम्राज्य का जब उत्तरकालीन समय चल रहा था, यानी जब वह पतन की तरफ बढ़ रहा था, तो मराठा जो है वह सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति यानी भारतीय शक्ति के रूप में उभरे। लेकिन ये क्या लिखा है यहाँ पर, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मराठाओं में एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था। वे महाराष्ट्र की एकता का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में तो हमने पहले ही प्रश्न में देख लिया था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया, मतलब किसी काम का नहीं रह गया, और पेशवा वास्तविक शासक बन गया। ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, या डी माधवराव प्रथम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बालाजी बाजीराव के काल में कौन सी संधि हुई थी बताइए जरा। तो यह हुई थी सगोला की संधि। ठीक है, कब हुई थी, 1750 में। नेक्स्ट, अकबर की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। ए संभाजी, बी राजाराम, सी जीजाबाई, या फिर डी ताराबाई। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अकबर की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व था वह था शिवाजी द्वितीय के हाथ में, और जिसकी संरक्षिका के रूप में उसकी माता कार्य कर रही थी, जिसका नाम था ताराबाई। और इसने मुगलों से स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ जैसे किलों को मुगलों से जीत भी लिया था। ठीक है, देखिए राजाराम की 1689 से राजाराम जो कि 1689 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व कर रहा था। तो जब 1700 में राजाराम की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट, और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। नेक्स्ट, निम्नांकित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी, तो वह थी ताराबाई। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था, बी तालुकदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रशासन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह कुछ नहीं, वो जो पिछले चैप्टर में हमने मुकासी पढ़ा था ना, वही चीज़ है। या मनसबदारों को जो मनसब प्रदान कर दिया जाता था, भूमि प्रदान करके उनको जागीरदार बना दिया जाता था ना, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था है कि आपको इतना टुकड़ा भूमि का दे दे रहे हैं, आप इससे अपना पूरा सुरक्षा का व्यवस्था कर रख रखाव या सारी खर्च उठाओ, और जब हमको सैनिकों की ज़रूरत हो तो आप ले करके आओ, हमें सैनिक सहायता दो। ठीक है, तो देखिए मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान कर दी जाती थी। ठीक, और चौथ में मुंकासी का 66% हिस्सा उनको दे दिया जाता था। नेक्स्ट, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। ए सरदेशमुखी, बी चौथ, सी अबवाब, या डी जमादानी। चलिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर बी चौथ। ठीक है, देखिए सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ के नाम से जाना जाता था। यह पड़ोसी प्रांतों से लिया जाता था। ठीक है, ताकि जो लोग चौथ देते थे मराठे उन पर आक्रमण या फिर उन राज्यों को लूटने का आश्वासन देते थे कि भैया अब हम आपको नहीं लूटेंगे। एक सेकंड, देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ भूल रहा था मैं। देखिए चौथ जो होता था ना, उसका एक जिस राज्य को जिस राज्य से चौथ वसूला जाता था वह इतना होता था, उस राज्य की संपूर्ण आय का 1/4 हिस्सा जो है मराठों के द्वारा चौथ के रूप में उसकी सुरक्षा के लिए लिया जाता था, और उसे यह आश्वासन दिया जाता था कि मराठे उस राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और न तो उस राज्य में किसी भी प्रकार की लूटपाट करेंगे। देखिए इनकी राष्ट्रीय एकता की भावना यहीं से पता चल रही। दूसरी चीज़,
जो सरदेशमुखी था। तो इसके अंतर्गत क्या होता था कि मराठा जो छत्रपति होता था वह सरदेशमुखी की वसूली करता था और यह होता था 1/10। ठीक, यह अपने आप को जिस क्षेत्र का सरदेशमुखी घोषित कर देता था तो वहाँ पर उसकी आय का, उस क्षेत्र से होने वाली कुल आय का 1/10 हिस्सा प्राप्त करता था और बदले में उस क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा करता था। यानी कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए वसूला जाने वाला कर कहलाता था सरदेशमुखी और राज्यों के हितों की रक्षा के लिए वसूला जाने वाला कर कहलाता था चौथ। ठीक है, यह अपने क्षेत्र के अंतर्गत वसूला जाता था और यह पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। ठीक है, चलिए अब बात करें अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? ए खफी खां, बी काशीराज पंडित, सी दत्ताजी पिंगले या डी हरचरण दास। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। यह लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव भाऊ जी। ठीक है, जिसमें मराठे बुरी तरीके से पराजित हुए। काशीराम पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे और उन्होंने बताया कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में हार के बाद बाजीराव को अटैक आया और यह मर गए। सदमे से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? ए वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। बी उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। सी वह मुगल प्रशासन को चहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। या डी वह दिल्ली की सीमाओं तक पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मुगलों मराठों और मुगलों के बीच जो है वह पानीपत की तीसरी लड़ाई का जो तात्कालिक कारण था वह था मराठों द्वारा लाहौर में जो अब्दाली का वायसराय था तैमूर शाह, उसके निष्कासन का बदला लेना। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर बोल के कह दिया क्या? देखिए, अफगान अब्दाली ने क्या किया ना, पंजाब के राजकुमार तैमूर को अब्दाली ने पंजाब में राजकुमार तैमूर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ठीक, लेकिन मराठों ने उसे हटा करके अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, जिससे क्या हुआ, अब्दाली रुष्ट हो गया और उसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, इस युद्ध का नेतृत्व जो है पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदा शिवराव है कि राव है, सदा शिवराव है ना सर, मेरे ख्याल से सदा शिवराव भाऊ ने किया था और पेशवा के पुत्र विश्वास राव भी इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उनके पुत्र विश्वास राव भी इस युद्ध में शामिल थे। युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ और कौन कौन था? देखिए, अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी इसमें शामिल था। वहीं नजीबुद्दौला रुहेला भी इसमें शामिल था। नजीबुद्दौला ऐसे ही लिखा जाएगा ना, नजीबुद्दौला रुहेला भी अहमद शाह अब्दाली की तरफ से शामिल था। हाफिज रहमत खां भी अहमद शाह अब्दाली की तरफ से शामिल था। हाफिज रहमत, नाम सारे ध्यान रखिएगा, रहमत खां भी अहमद शाह अब्दाली की तरफ से शामिल था। दुंदी खां और सादुल्ला खां भी अहमद शाह अब्दाली की तरफ से शामिल थे। दुंदी खां और कौन? सादुल्ला खां भी अहमद शाह अब्दाली की तरफ से शामिल थे। वहीं मराठों की ओर से तोपखाना का नेतृत्व कर रहे थे इब्राहिम गारदी। ठीक है, मराठों की तरफ से तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाल पेन से लिख देता हूँ मैं, हरे पेन से लिख देता हूँ।
इब्राहिम गारदी। फिर से मैं सारा बताता हूँ, निश्चिंत रहिए। देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठों और मुगलों के बीच में, उसका जो तात्कालिक कारण था वह यह था कि जो क्या कहते हैं, जो ये थे, अपने पेन ले लूँ एक सेकंड, दूसरे कलर का सारा सब मिक्स हो गया है ना। देखिए, हुआ क्या था कि जब 1761 में अब्दाली ने पंजाब में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जो था तैमूर शाह। ठीक है, अब्दाली द्वारा जो है लाहौर में अपना वायसराय तैमूर शाह को नियुक्त किया गया था, जिसे मराठों ने हटा करके वहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। परिणामतः अफगान अहमद शाह अब्दाली जो है वह रुष्ट हो गया और उसने पुनः आक्रमण कर दिया। ठीक, अब इस आक्रमण यानी इस पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की तरफ से उनका नेतृत्व कर रहे थे पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और पेशवा का पुत्र विश्वास राव। वहीं मराठों के तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे इब्राहिम गारदी, जबकि अहमद शाह अब्दाली की तरफ से शामिल थे शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, नजीबुद्दौला रुहेला जो कि एक अफगान सरदार था, हफीज रहमत खां, दुंदी खां और सादुल्ला खां। ये सभी शामिल थे अहमद शाह अब्दाली की तरफ से। और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया गया था किसके द्वारा? काशीराज पंडित के द्वारा। ठीक है, और इस युद्ध के परिणाम का वर्णन जो है बालाजी बाजीराव से एक व्यापारी के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 मुद्राएं खो गई और नष्ट हुए चांदी व तांबे की गणना नहीं की जा सकती। इस प्रकार कूट रचना के माध्यम से युद्ध में हार का वर्णन किया गया था बालाजी बाजीराव को, लेकिन फिर भी उनको सारी चीज़ें समझ में आई और चले गए वो। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगर युद्ध में हार के कारणों का जानिए तो ये देखिए, मराठे जो हैं इनके पास मराठों के पास इनके तोप जो है वह भारी थे अत्यधिक। ठीक है, इनके तोप जो है वह अत्यधिक भारी थे, इस कारण जल्दी से मूव नहीं कर पा रहे थे इधर से उधर। दूसरी चीज़, ये युद्ध में अपने साथ स्त्रियों को भी लेकर के गए थे या लेकर के जाते ही थे। तीसरी चीज़, अहमद शाह अब्दाली को भारतीय शक्तियों से मदद मिली, हमने देखा अवध के नवाब उसके साथ थे, एक अफगान सरदार भी उसके साथ था। चौथी चीज़, मराठों को सूरजमल की प्रारंभिक मदद के अतिरिक्त अन्य कोई भी मदद नहीं मिली थी, सिर्फ और सिर्फ सूरजमल ने प्रारंभिक मदद ही की थी मराठों की। इसके अलावा मराठों को अन्य और कहीं से और किसी प्रकार की मदद भारत से नहीं मिली। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया? तो इतना पढ़ने के बाद तो अब विकल्प नहीं पढ़ूंगा ना, अफगानों ने मराठों को हराया था। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो यह कौन था बताइए? ए गुलाम कादिर रुहेला, बी नजीब खान, सी अली मोहम्मद खां या फिर डी हफीज रहमत खां। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नजीब खां या नजीबुद्दौला। ठीक है, यह रुहेला सरदार था जो कि बताइए युद्ध में भी शामिल हुआ था, पानीपत वाले तीसरे युद्ध में। ठीक है, सबके नाम आपको बताए गए हैं। देखिए, जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और इसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की और अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला या नजीब खां को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बना करके वापस चला गया था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर से, मोंडी लीप का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? ए वोडियरो, बी जमोरिनो, सी होयसलों के या फिर डी मराठों के। वोडियरो नहीं, वाडियरो होना चाहिए था ना, वाडियार वंश था।
देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मराठों के द्वारा या मराठों के विलेख पत्रों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। और यह हमारा मध्यकालीन इतिहास का अंतिम चैप्टर, जहाँ नाम है चैप्टर का मुगल साम्राज्य का विघटन। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ और बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है पहले प्रश्न में, लाइक करते चला करो यार आप लोग। बताइए, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? ए बहादुर शाह प्रथम ने, बी जहांदार शाह ने, सी मोहम्मद शाह ने, या फिर डी अकबर द्वितीय ने। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली थी। ठीक है, देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम या शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। इसने 1707 से 1712 की अवधि तक शासन किया था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ए उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, बी सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, सी एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, डी मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर के द्वारा जहांदार शाह पराजित हो गया था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह राजा बनता है। 1712 से 13 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, मतलब लगभग 1 वर्ष के आसपास या उससे कम। ठीक है, यह ऐसा प्रथम बादशाह हुआ मुगल राजवंश का जो कि शासन कार्य में नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। ठीक है, उसने जो है शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त कर ली और एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हो गया और 1713 में जहांदार शाह की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बहादुर शाह, या डी फर्रुखसियर। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले अंग्रेजों को जो है वह चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया था वर्ष 1717 में। देखिए 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर दे करके बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, यानी किंग मेकर थे? ए हुसैन अली और अब्दुल्ला, बी नासिर खान और जकारिया खान, सी शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, या डी मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैद। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, हुसैन अली और अब्दुल्ला अली। ये सैयद बंधुओं के नाम से भी मशहूर थे। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, उत्तरकालीन मुगल राजनीति में शक्तिशाली सरदारों का उत्थान होता है जो कि अब किंग मेकर की भूमिका भी निभाने लगे थे। 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली जो है यह सबसे शक्तिशाली थे और यह हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता या किंग मेकर के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया और 1719 में फर्रुखसियर को सिंहासन पर से हटा भी दिया। इसके बाद इनके द्वारा 3 कठपुतली व्यक्तियों को सम्राट बनाया गया या 3 कठपुतली सम्राटों को नियुक्त किया गया जिनके नाम है क्रमशः रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह। ठीक, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही सैयद बंधुओं का पतन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम प्रथम, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह, या डी जहांदार शाह।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला जो अंतिम राजा था या अंतिम मुगल सम्राट था वह था मोहम्मद शाह। इसके बाद तो नारदिशा उठा के लेके चला गया। देखिए यहाँ पर शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह, जिसका शासन वर्ष था 1719 से 1748 तक। इसी के काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। इसी समकालीन लेखक आनंदराव मुखलिस बताते हैं कि नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार असरफियाँ, 1 करोड़ का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को भी ईरान लेकर के चला गया। नेक्स्ट, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था, तो अभी अभी हमने देखा यह शासक था मोहम्मद शाह। तख्ते ताउस भी लुटा दिया इसने। नेक्स्ट, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? ए मोहम्मद शाह 1719 से 1748, बी अहमद शाह 1748 से 1754, सी आलमगीर 1754 से 1759 या डी शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। सभी का काल याद करते चलिएगा समय। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के समय में शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व भी था। यह मदिरा और सुंदरियों के प्रति इतनी रुचि लेता था, स्त्रियों के प्रति, कि इसको रंगीला भी कहा जाने लगा था। ठीक है, यह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में ही व्यतीत करता था। फिलहाल अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 1748 इसका शासनकाल का समय था। नेक्स्ट, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए मोहम्मद शाह, बी जहांदार शाह, सी आलमगीर द्वितीय या डी अहमद शाह। कूट है आपके पास ए सी डी बी, बी ए डी सी, सी ए बी डी, डी बी सी ए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी ए डी सी। पहले जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह और फिर आलमगीर द्वितीय। सबके शासनकाल का वर्ष याद करते चलिएगा। देखिए, जहांदार शाह 1712 से 1713 तक शासक रहा। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक शासक रहा। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 तक शासक रहा और इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक शासक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय या डी बहादुर शाह द्वितीय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय, जिसका शासनकाल 1759 से 1809 तक का था। इसको इसके वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में घुसने भी नहीं दिया था। सोच लीजिए। ठीक है, इसका वास्तविक नाम अली गौहर था और इसके पिता का नाम था आलमगीर द्वितीय। अपने पिता की मृत्यु के बाद समय यह जो है बिहार में ही था। यद्यपि इसको मुगल बादशाह तो घोषित कर दिया गया, लेकिन गुटबाजी के चलते यह बिहार में ही रहा और इसके वजीर गाजुद्दीन ने इसको दिल्ली में घुसने भी नहीं दिया। हालांकि 1765 से 1771 तक शाह आलम द्वितीय जो है वह अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। उसके बाद 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था सन 1803 में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुई थी, इसी के साथ। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट, अभी हम ऑर्डर इंडिया में सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम था ए अकबर शाह प्रथम, बी अकबर शाह द्वितीय, सी औरंगजेब या डी शाहजहां।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, देखिए इसका शासनकाल था 1806 से 1837 तक, और इसके बाद 1837 से 1857 तक बहादुर शाह जफर का कार्यकाल रहा था। बहादुर शाह जफर देखिए यह अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी और दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख भर था, और शाही किताब का उपभोग नाम मात्र के लिए ही करता था, मतलब नाम मात्र का राजा था। 1862 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, शासक यह 57 तक था, लेकिन मृत्यु इसकी 1862 में हुई थी। जब 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ए औरंगजेब, अभी देखा ना, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ए वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। बी इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। सी हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। या डी वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। बताइए कौन सा कथन जो है वह गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करता था। इसको 1 लाख रुपए प्रति माह पेंशन देता था। बाकी यानी स्टेटमेंट देख लीजिए। देखिए, बहादुर शाह जफर जो है वह बिना साम्राज्य के राज्य सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब जो है वह बहादुर शाह जफर के कविता के शिक्षक थे, और हसन अस्करी जो है उसका आध्यात्मिक निर्देशक था। बहादुर शाह जफर को जो है कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए की प्रति माह की पेंशन दी जाती थी, और 15 लाख रुपए उसकी अन्य परिसंपत्तियों के किराए के फलस्वरूप उसको प्रदान किया जाता था, और 1000 रुपये उसको पारिवारिक खर्च के तौर पर दिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। यह प्रश्न गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको मत ध्यान रखिएगा, इसका तो साम्राज्य ही नहीं था। देखिए, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा पर दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं, बल्कि हमने देखा था तुगलक वंश जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में यह कहा जाता था कि संसार के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक ही फैला हुआ है, मतलब उसका साम्राज्य इतना छोटा हो गया था। ठीक है, इसको लोक सेवा आयोग के द्वारा भी मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ए आसफुद्दौला, बी सादत खां, सी शुजाउद्दौला, या डी सफदर जंग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सादत खां जो है यह अवध का प्रथम नवाब था। देखिए, अवध का प्रथम नवाब सादत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद की स्थापना की थी। किसने की थी? चिनकलिच खां या फिर निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी 1774 में। अभी आएगा नेक्स्ट प्रश्न वही है। देखिए, तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की जो स्वतंत्रता की प्राप्ति तक बना रहा। वहीं ईरानियों ने अवध राज्य की स्थापना की। 1722 में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदर जंग के माध्यम से स्वतंत्र रूप से शासन किया और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 में जब सादत खां की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी सफदरगंज ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की भी निष्ठा को रखना अस्वीकार कर दिया था और स्वतंत्र शासक घोषित किया था अपने आप को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ए कमरुद्दीन खां, बी मोहम्मद अमीन खां, सी चिनकिलिच खां, सी असद खां, या डी चिनकिलिच खां। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, चिनकिलिच खां या फिर
निजामुल मुल्क जो है वह हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। इसने हैदराबाद की स्थापना 1724 में की थी। वहाँ मैं 1774 बता दिया था, सॉरी, 1724 है, 1774 नहीं है, ठीक है। देखिए, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिली खां या फिर निजामुल मुल्क ने 1724 में की थी। देखिए, अक्टूबर 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क जो है वह दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोल वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी सूरजमल ने, या फिर डी जय सिंह द्वितीय ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। देखिए, ये 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ राजपूत राजाओं में से एक थे। ये थे आमेर के राजा सवाई जय सिंह। इन्हीं के द्वारा जयपुर शहर की भी स्थापना की गई थी। आइए अभी बात होगी इनके बारे में। फिलहाल यहाँ देखिए, जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई। इसके अतिरिक्त इन्होंने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में भी इस प्रकार की वेधशालाएं बनवाई थी। नेक्स्ट, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? पहला दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा उज्जैन और चौथा वाराणसी। कूट ए 1 एवं 2, बी 1 एवं 3, सी 2 एवं 3, या डी 1, 2, 3 एवं 4। सही उत्तर आपको बताना है। सब कुछ ऊपर दिख रहा है। जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी में जय सिंह द्वितीय के द्वारा जो है वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, 1773 में जिज मुहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है, के लेखक हैं? ए जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, बी आमेर के राजा भारमल, सी जयपुर के सवाई जय सिंह, या डी उदयपुर के महाराज अमर सिंह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जयपुर के सवाई जय सिंह ने जिज मुहम्मद शाही नाम की नक्षत्रों से संबंधित पुस्तक लिखी थी। देखिए, यहाँ पर आप पूरी जानकारी बात करते हैं। 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जय सिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की, उसे विज्ञान और कला के केंद्र के रूप में विकसित किया। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। उनके द्वारा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण वेधशालाओं की स्थापना करवाई गई, ताकि लोगों को खगोल शास्त्र के संबंध में जानकारी दी जा सके। वहीं खगोल संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जय सिंह ने जिज मुहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट भी तैयार किया था। जय सिंह द्वितीय के द्वारा ही यूक्लिड की कृति रेखागणित, यूक्लिड की जो रचना है रेखागणित, इसके तत्वों का संस्कृत में अनुवाद भी करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न पूरे मध्यकालीन इतिहास का। यहाँ पूछा जा रहा है कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं नहीं बनवाई थी, तो ए उज्जैन में, बी वाराणसी में, सी मथुरा में, डी इलाहाबाद में। इनके द्वारा नहीं बनवाई गई थी वेधशालाएं। इलाहाबाद में कहाँ कहाँ बनवाई गई थी? तो उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली में। तो फिलहाल इसी के साथ हमारा यह मध्यकालीन का लेक्चर जो है वह समाप्त होता है पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।